सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीट जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया था उस पर फ़ैसला सुना दिया। अब इस फैसले के हवाले से जो बातें आ रही हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है जो ख़ास तौर पर PTI की तरफ से कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला है, और दूसरी तरफ जो हुकूमत है और कुछ और हल्के हैं उनका ये कहना है कि ये फ़ैसला एक पॉपुलर फ़ैसला है और क़ानूनी और आइनी फ़ैसला नहीं है। तीसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फ़ैसले में जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में थे उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ नज़र आया है, कि ऐसा लगता है कि अगर फ़ैसला ये ना होता और ये रास्ता तलाश ना किया जाता तो उन जजेस को अदम तहफ़्फ़ुज़ था आने वाले वक्त में कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को की एज बढ़ जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। ये तीन राय लेके चलेंगे। बहुत सी इसमें टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ जो गेस्ट हैं आइए तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब एहसन बून साहब, माहिर क़ानून हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब हुमायूं महमद साहब, सेनेटर हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथ हैं ज़हीम कादरी साहब, रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी, आपका ये बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा आते आते हैं एहसन बोन साहब की तरफ। एहसन बोन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब। कैसे देखते हैं इस फैसले को सर? आप जब हमें इस फैसले के बारे में बताएंगे तो फिर हम वहाँ से आपसे कुछ सवाल ज़रूर करना चाहेंगे ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज़ लोगों तक बता चुके कि ये फैसला कैसा है। जी सर। मेरी राय के मुताबिक डॉक्टर साहब ये पॉपुलर फैसला तो हो सकता है, लेकिन जो हमारी आईनी सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। आर्टिकल 185(2) के तहत ये पिटीशन फाइल की गई थी और हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ की गई थी जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने की थी जिसका नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। और इसमें पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, जिसमें उन्होंने ये नीचे का फैसला जो था वो बरकरार रखा था। उसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो अपील में चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील में यही सूरत हाल थी, या तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें दे दी जाती या उनकी पिटीशन खारिज कर दी जाती। लेकिन मौजूदा फैसला में मुझे समझ नहीं आई एक कानून के तालिब इल्म के हैसियत से कि ये फैसला किस कानून के तहत किया गया है, जिसमें हम आर्टिकल 187 को भी देख लें तो दैट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 175(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिसके तहत जो कंप्लीट जस्टिस वाली बात है वो भी इसमें नजर नहीं आती, वो सादक नहीं आती कि 187 के 1 के क्लॉज 1 के तहत ये फैसला हो, क्योंकि ये एक अपील है जो हमने बायसियत एक कानून के तालिब इल्म के हमने देखा है कि ये सारी चीजें कैसे चलती रही हैं। लेकिन इसी तरह ये अगेन एक री राइटिंग ऑफ जो अपनी एक ओपिनियन के जरिए एक आप कह लें कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की नजर आ रही है। जैसे आर्टिकल 63A की सूरत हाल थी, उसमें आपने देखा था कि एक बंदे ने वोट भी नहीं दिया और उसकी सीट भी खत्म हो गई। ये बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल है, इसमें अनामली मुझे नजर आ रही है। बाकी देखें, सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे देना, उनको पिटीशन को खारिज कर देना, ये एक बिल्कुल
सामने थी, या अपील एक्सेप्ट हो जाती या रिजेक्ट हो जाती। और इसमें मैं सिर्फ उन 8 जजेस की बात नहीं करता, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का फैसला भी इसी तरह का है उसमें, और जस्टिस बंदोखेल साहब का। उन्होंने सिर्फ इतना डिफरेंस किया है कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई की सीटें जिन्होंने नॉमिनेशन और एफिडेविट दिया था वो उनको मिलनी चाहिए, और बाकी सीटें जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चली जानी चाहिए। लेकिन 2 जजेस जो हैं उन्होंने क्लैरिटी के साथ फैसला किया है पूरे 13 के बेंच में। वो 2 जजेस कौन से हैं? जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान साहब। तीसरे जज जो हैं वो जनाब जस्टिस याहिया साहब हैं। उनका एक आधा जो फैसला है पहला टू द एक्सटेंट ऑफ डिसमिसल, वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी वही फैसला अडॉप्ट किया जो बाकी 10 जजेस ने किया। मैं इस हवाले से कहूंगा बाकी 10 जजेस ने किया। तो इसमें मैंने देखा है कि तकरीबन 11 जजेस का फैसला जो है वो इस हवाले से कि या वो अपील को खारिज करते या उसको एक्सेप्ट करते। इसलिए मैं समझता हूं कि ये आईन की रूह के के मुनाफी है। पॉपुलर हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज इसको पीटीआई जो है उसके लिए बड़ी खुशहाल बात है। अच्छा सर, ये बताएं ज़रा सा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे ये बताएं भोन साहब, मैं इस वक्त जाऊंगा हुमायूं साहब की तरफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है, ज़ईम कादरी साहब भी हैं। अच्छा सर, जिस तरह कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट किया गया है, क्योंकि फैसला तो असल में सुन्नी इत्तेहाद आई थी, पीटीआई तो गई नहीं थी, ना वो 80 अरकान जो हैं वो पार्टी बने थे। तो कहा यह जा रहा है कानूनी तौर पर, जो कुछ लोग हैं जो बड़े नामी गिरामी हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब आप इस जो लोअर कोर्ट का फैसला था, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसके ऊपर आप तशरीह तो कर सकते हैं, उस फैसले को आप कलअदम कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है ये टोटल 10651 को रीराइट किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि क्या कोई नज़ीर ऐसी मिलती है सर कि अगर कोई पार्टी जो केस की उसमें पार्टी ना हो और जो दूसरी पार्टी जो केस की पार्टी हो उसको तो मुस्तरद कर दें उसकी एप्लीकेशन को, लेकिन बाकी फैसला जो है वो एक तीसरी पार्टी के हवाले से कर दें? कोई नज़ीर ऐसी मिलती है सर पाकिस्तान में? जी भून साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? भून साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, आप उधर उनको कांटेक्ट कीजिए, फिर बाद में ले लूँगा। जी भून साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? सही है डॉक्टर साहब जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे इसमें जो आपने फरमाया कि कोई फैसला 2 पार्टी के दरमियान था, रिलीज तीसरी को दे दिया गया, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। मुझे कोई बिल्कुल ऐसी नज़ीर नजर नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई ऐसा फैसला दिया हो कि पार्टीज 2 हैं और दोनों पार्टीज को छोड़ के ना या तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये फेवर में जाना चाहिए था या उनके खिलाफ जाना चाहिए था, जो गवर्नमेंट है उसकी फेवर में चली जाती। पीटीआई तो इन सारी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा ही नहीं है। और इसमें मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने 1-2 दफा कहा भी अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान कि अगर हमारे सामने पीटीआई होती तो उनका केस ज्यादा। और मैं समझता हूं कि जब लिस्ट पेंडिंग हो तो अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है तो वो उसका डिलेटेड स्टेज पे भी वो उसको ज्वाइन कर सकती है और उनकी डिले जो है वो कंडोन हो जाती है। दिस इज ए प्रिंसिपल ऑफ लॉ, और ये टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मैं समझता हूं कि इसमें अगर इस तरह की सूरत हाल थी तो पीटीआई को बतौर पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिए था, वरना ये देखें इस पे बड़े सवालात पैदा होंगे। जैसे आपने फरमाया अरशाद हसन खान साहब ने एक फैसला दिया था जफर अली शाह केस में
जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब ने ये भी नहीं मांगा था कि मुझे आईन में 3 साल, उन्होंने सारे तरमीम भी जो है वो करने का इख्तियार है। इसी तरह इस मौजूदा फैसले में जो नहीं मांगा गया वो भी दे दिया गया है। और इसमें एक मैं समझता हूं कि हमारे जजेस को हमें बड़ा बसाद एहतराम मैं कहता हूं कि पॉपुलर डिसीजन की बजाय आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए फैसले। ठीक है सर, इसका मतलब है आईन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं है। मैं आगे 1-2 अहम सवाल जरूर आपसे पूछूंगा। मैं जरा आता हूं जनाब हुमायूं मेमन साहब। बज़ाहिर तो ये आपके और आपके लोग, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आप बहुत खुश होंगे इस फैसले पे कि आपको बगैर मांगे पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मेरी इंटरप्रिटेशन या जिस लिहाज से मैं देख रहा हूँ, जो कोर्ट के प्रोसीजर्स भी थे और इस दौरान में जो आप कह रहे थे, अच्छा जहाँ तक मुझे मेरी इत्ला है या जहाँ तक मुझे याद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें लेटर स्टेजेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर पार्टी बन गई थी। नहीं सर नहीं थी। अभी इसका जिक्र ही नहीं है कहीं पे, पार्टी थी नहीं। सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं। कमल शोजब साहब का था नहीं, वो उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ये उन्हीं की थे ना, ये जो क्या नाम है अपने अकरम राजा साहब, वो उन्हीं को ही वो कर रहे थे। हाँ नहीं, वही तो क्यों उसका फैसला आ गया तो उनको तो वाज़े तौर पे कह दिया गया था। मैं कहना चाहता हूँ कि इस केस को सुन्नी इत्तेहाद को की बुनियाद पे डिस्कस किया गया। हालांकि चीफ जस्टिस ने एक बात कह दूं, चीफ जस्टिस ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, एहसन बून साहब सही कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर होता कि अगर पीटीआई इस केस को लेके आती या वो सामने होती। ये तो चीफ जस्टिस का बयान मौजूद है। अब आगे चले सर, आप बताएं ज़रूर। देखिए सर, सिंपल सी बात ये है, जब ये बात स्टार्ट हुई और जब इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो एक चीज़ में आके एक सवाल उठा कि पाकिस्तान ये सारे कैंडिडेट्स ये आज़ाद कैसे हुए, मतलब किस बेसिस पे आज़ाद हुए। तो वहां पे पता चला, क्योंकि जो बल्ले का निशान लिया गया था और जिस पे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे वो उस पे खुश नहीं थे, तो जो एडवोकेट काजी फाइज ईसा साहब थे उन्होंने फिर उसका काफ़ी डिफेंड किया। लेकिन बात इधर आ गई थी कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह कर दी कि अगर बल्ले के निशान ले लिया गया है तो ये सारे के सारे आज़ाद हो गए हैं। अब वहां से बात क्वेश्चंस रेज होने शुरू हुए कि इनको आज़ाद क्यों किया, किस बेसिस पे किया। तो अब मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी थी, उससे बल्ले का निशान लिया गया था। बल्ले के निशान के बजाय कोई और निशान दे देते, जैसे पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लेके तीर का दे दिया था, कोई और कर देते। नहीं सर, यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो अलग आइडेंटिटी है। एक को तलवार और एक को तीर मिला था और दोनों अलग सियासी जमात हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो था उससे अगर बल्ले का निशान ले लिया था, कोई और एक निशान दे देते, लेकिन एक निशान देते, उसके बावजूद उन्हें मुख्तलिफ निशान मिले। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट थिंग, उन मुख्तलिफ निशानों के बावजूद अवाम ने उस बैड पीटीआई बैड कैंडिडेट्स को वोट दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, इनको इंडिपेंडेंट अगर गलत किया गया है तो यहाँ पे आर्टिकल 187 कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। अब कंप्लीट जस्टिस ये है कि आपने मुझे कहा कि यार तुम इस कमरे में जा ही नहीं सकते हो, अब मैं उस कमरे में नहीं गया। अब सवाल उठना शुरू हो जाता है कि यार इसको रोका किसने, ये आया क्यों नहीं। मैं कहता हूं कि जी मुझे डॉक्टर दानिश साहब ने कहा कि अंदर नहीं जाना, और उस लिहाज से जो अवाम का हक है वो अवाम का हक, और ये याद रखें ये सारा प्रोसेस जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये राइट ऑफ द वोट है। ये अवाम को उनका जो हक है या उनका जो राइट है ऑफ द वोट और अपने लीडर्स चुनने का हक है, आप उनसे उनको महरूम कर रहे हो। तो उस जगह पे वापस आके उन्होंने कहा कि या उनको दिया जाए। कौन सा सर कानून, कौन सा है सर कानून तो बताए ना, जुरिडिक्शन पूछ रहे हैं आपने 187 का एक सर सवाल जरूरी है बहुत,
क्योंकि सर आप तो अब जीत गए हैं माशाल्लाह, लेकिन एक सवाल ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के पेचीदगियाँ बड़ी बनेंगी आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं तो कानूनी पॉइंट ले रहा हूँ कि सर देखें कौन सा जुरिडिक्शन है, हम पूछ रहे हैं अभी एहसन बून साहब को भी मैंने पूछा, आपसे ही पूछता हूँ किस जुरिडिक्शन के तहत उन्होंने ये फैसला दिया है। अगर वो ये कहते हैं, आप कहते हैं 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस की बात की है, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए हालात मौजूद नहीं है। आप बताएं। देखिए इस तरह है कि मैं लेट मी रिफ्रेश, एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो 13 के 13 नहीं तो 11 जो है ना, 11 जजेस ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, इंटरप्रिटेशन थी, वो गलत थी। फिर जैसे वून साहब कह रहे थे कि बड़ी क्लैरिटी से जो क्या नाम है उनका, याया अफरीदी साहब, जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने पहला हिस्सा तो बड़ी क्लैरिटी से लिख लिया, लेकिन दूसरे हिस्से में उनकी क्लैरिटी खत्म हो गई। मतलब वो फैसला जो उन्होंने एक लिखा कि यार ये तो सुन्नी काउंसिल को नहीं मिलना चाहिए, वहां वो क्लियर थे, लेकिन बाकी जो उन्होंने कहा उनकी वो क्लैरिटी खत्म हो गई थी। देखिए नंबर 3, ये जो 8 जजेस जिन्होंने लिखा हुआ है, ये वही जजेस हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे लॉयर्स को, जब ये लॉयर थे या सीनियर थे या जजेस थे, ये लोगों को पढ़ाती भी रही या इंटरप्रिटेशन करते रहे। मैं चूंकि लॉयर नहीं हूं, मुझे उतना मालूम नहीं, सही बात है, सही बात जरूर पता है, मुझे इतना जरूर पता है कि इन सारे जजेस के पास ये इख्तियार है कि वो इंटरप्रेट करें, वो कानून को भी जानते हैं, वो सब चीजें जानते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं। तो सर, अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो उन्होंने सोचा बिल्कुल बिल्कुल आपने सही, आपने बहुत अच्छी बात कर दी है। असल में मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 5 जजेस देते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ही अपने 7 जजेस के फैसले से उस 5 जजेस का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला उड़ा के रख देती है। ये भी आपके सामने मौजूद है सर, पाकिस्तान में कई ऐसे केसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर कोई फ़ैसला दे दें, या तो वो सही होगा या गलत होगा, और अगर या फिर उसको जो है वो अपील पे जाते हैं तो उसी को कंटिन्यू कर दिया जाता है, या फिर उठा के भी फेंक दिया जाता है, मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला। लेकिन जाहिर है मैं ब्रेक पे जाऊंगा और फिर ज़हीम कादरी साहब कितना है, सवाल ये वही वाली बात आ रही है कि अब गई है सुन्नी इत्तेहाद तहरीक, उसको मुस्तरद कर दिया और फैसला एक ऐसी जमात को दे दिया जो पार्टी नहीं थी, और कौन सा जुरिडिक्शन इस्तेमाल किया है वो जुरिडिक्शन क्लियर नहीं है, और ना 84, ना 85, ना 87। आगे चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। किसी ने बहुत सही बात की है, बड़े लीगल एक्सपर्ट हैं, बहुत नामी ग्रामी। उनका कहना है कि अगर ये जजेस मीडिया में आकर अपने फ़ैसले को डिफेंड नहीं कर सकेंगे, उनके पास ऐसा कोई कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो इस फैसले को आपके जस्टिफाई कर सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू से इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ इंतहाई गैर कानूनी काम किया है, जो भी किया है बहुत गलत है, लेकिन ये फैसला भी आईनी और कानूनी नहीं है। ज़हीम कादरी साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर सर? हजूर देखिए डॉक्टर साहब, एक तो हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन था पहले दिन से कि ये सीट्स जो हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के असूल के मुताबिक दी जानी है, और ये सीटें किसी को भी दी जा सकती हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि बहरहाल उनकी जितनी भी सीटें थी उनके मुताबिक उनको सीटें दी गई और उनको दे दी गई। और उसके बाद एक नया फैसला इम्पोज किया गया कि ये जो बाकी बांदा सीटें हैं वो क्योंकि वेकेंट हैं इसलिए उनको दे दी जाएं। तो ये तो हमारा पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान पार्टी का पहले दिन का कंसिडर्ड ओपिनियन था, और हम बारहा ये ऑन एयर कह चुके थे। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, जब इन सीट की डिस्ट्रीब्यूशन गलत तौर पर उन लोगों को दे दी गई जो इसके हकदार नहीं थे। तो यकीनन एक पॉलिटिकल पार्टी ने एजिटेट करना था, उन्होंने एजिटेट किया। एहसन बून साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन पर तो ज़रूर बात करूँगा, लेकिन लीगली मैं ये समझता हूँ कि 11, 12, 13 जजेस जो हैं उनका एम्बेट बहुत बड़ा है। अगर आप आर्टिकल 199 को पढ़ लें तो सुप्रीम कोर्ट का जो एम्बेट है वो बहुत ही वसीतर हो जाता है, इसलिए हमने इस फैसले को दुरुस्त माना है। 199 तो सर हाई कोर्ट का नहीं है सर,
199 जो है नहीं वो सर। हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है सर। नहीं, सुप्रीम जुरिडिक्शन तो है सुप्रीम कोर्ट की। 175(2) जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। सुन लेना, वो जब 199 में आते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स पे जाते हैं तो बहुत वसी होती है, और सुप्रीम कोर्ट का तो एम्बिटी बहुत वसी है। वो अगर आप स्टैट्यूट पढ़ें तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब का जो फैसला भी कर सकता है। 5 जजेस का जो फैसला नवाज शरीफ का जो वो मैं आपसे पूछूंगा हाई कोर्ट, क्योंकि एज ए तालिब इल्म मुझे पता है कि वो हाई कोर्ट है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन किया है यहाँ पे कि 199 जो जुरिडिक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स का सवाल है। मैं 199 पे अपना केस नहीं बिल्ड कर रहा। चले सर बताएं। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक है। डॉक्टर साहब, ये आपकी आवाज दें भाई, आवाज दें। ज़हीम कादरी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स है। ये फंडामेंटल राइट्स का केस था या ये केस 185 के तहत लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ था? साहब मेरी बात समझ आ जाएगी अगर मैं जी सर बोले सर। हमने ये कहा कि हमारा तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन था कि ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती, बिल्कुल किसी और को भी दी जा सकती है या किसी को नहीं दी जा सकती। बहुत अच्छी ये हमारा कंसिडर्ड ओपिनियन था, पहले दिन से हमने ये कह दिया था। अब इस फैसले की जो बात है ना, वो 11 जजेस ने जो एक ही फैसला दिया, और बून साहब मेरे भाई हैं, बहुत बड़े भाई हैं, बल्कि काबिल भी मुझसे ज़्यादा हैं। अर्ज़ ये है कि जो जस्टिफिकेशंस उन्होंने दी हैं वो जस्टिफिकेशंस बार बार पढ़ लीजिए। उन जस्टिफिकेशंस में जिन शिकों का हवाला दिया गया है, सर जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं है, जुरिडिक्शन की बात आ रही है सर। जुरिडिक्शन की बात नहीं दिया है ना सर। कौन सी जुरिडिक्शन सर, खुदा के लिए कौन सी जुरिडिक्शन है सर? मैं पूछ तो रहा हूँ, मैंने सेंटर साहब से भी पूछा था, आपसे भी पूछ लेता हूँ। सुन तो लें जी सर, बता देता हूँ। मंसूर अली खान, जस्टिस मंसूर अली शाह जब फैसला पढ़ रहे थे, आपने वो बात सुनी थी सारी? सर मैं उनकी बात क्या सुनूं, मैं तो रिटर्न पढ़ चुका हूं जो आया है सर। जुरिडिक्शन बताएं सर। तो फिर जिन्होंने उसको पढ़ लीजिए दोबारा, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये फैसला जो है इसका रास्ते का तयन किया जा रहा है। जब रास्ता कोई ना हो तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स मौजूद हैं कि वो रास्ता क्रिएट कौन से सर? ये सर अब यहाँ पर सर मुझे एक सवाल करने दे सर, मुझे एक सवाल करने दे, अगर इजाजत हो सर। इजाजत है, मैं रखना चाहता हूं क्योंकि क्रॉस तो होगा ना सर। देखिए सर 184 सामने है, 185 है, 187 है। 185 ये कहता है कि जी लोअर कोर्ट्स में जो फैसला हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देना है, यस और नो। और ये केस गया था पेशावर हाई कोर्ट से ऊपर, तो सर 185 पे आ कह दिया कि ये मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने कह दिया कि ये फैसला गलत है, तो बस ठीक है, खत्म। अगर फैसला गलत है तो यहां तक रुक जाए। ये जो एफिडेविट करवा रहे हैं, ये मुझे बताएं, पीटीआई के अराकीन कौमी असम्बली ने अदालत और असम्बलियों में जो बयानाते हलफी जमा कराया है कि वो सुन्नी मैं आ रहा हूं ना डॉक्टर साहब, आप मुझे पहुंचने नहीं दे रहे सर। चले मैं हट गया, मैं खामोश हूं कि पीटीआई को इन सीटों का मिलना जो है वो कानून से एक ओवर एंड अबव दी जुरिडिक्शन है। अब यहाँ पे भून साहब आपको बताएंगे, मैंने जो देखा है हमेशा कि जब ओवर स्ट्रेच करते हैं जजेस तो वो यकीनन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसके बाद क्रिएट हुई है उसकी अभी इम्प्लीकेशन तो आपने सिर्फ पीटीआई तक देखी है ना, अभी ये यहाँ तक रुकेगी नहीं। अगली इसकी कंट्रोवर्सी जो आएगी वो सेनेट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे आएगी। और अभी जो सेनेट का इलेक्शन केपीके में होना है, केपीके में जो इलेक्शन होना है, उसके बाद जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन आएगी वो अपनी एक लंबी दास्तान है। बहुत सही बात। अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये फैसले करते वक्त इन चीज़ों का लाजमन ख्याल रखना चाहिए कि उनसे पॉलिटिकल केओस या कॉन्स्टिट्यूशनल केओस क्रिएट ना हो, बल्कि चीज़ें दुरुस्तगी की तरफ जाएं। हल इसका मैं बता देता हूं कि आज भी हल है कि हुकूमत इस फैसले को मनवन तस्लीम करके बात करे, निगोशिएट करे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिससे इसकी इम्प्लीकेशन और इसके नुकसानात पॉलिटिकल प्रोसेस को और स्टेबिलिटी ऑफ जो है, अगर सोल्यूशन आप ज़हीम कादरी साहब, अगर पार्लियामेंट का जो जुडिक्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट छीन कर या एग्जीक्यूटिव का जुरिडिक्शन छीन कर सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती उसको अपनी जुरिडिक्शन में लेकर फैसला सुना दे, तो फिर पार्लियामेंट को भी बंद कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव को भी बंद कर देते हैं। और बैठकर कहूँगा
सबकी अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, उनको अपने अपने आईनी कानूनी एम्बेट में रहना है। ठीक, किसी को भी किसी की ज्यूरिसडिक्शन को तो घुस गए ना सर, ये घुस गए। ये ज्यूरिडिक्शन पार्लियामेंट की है, ये अदालत की है ही नहीं ज्यूरिडिक्शन। मैं भून साहब आपकी तरफ आता हूं, बड़ा सही पॉइंट किया है ज़हीम कादरी साहब ने उठाया है, और वो है सेनेट इंतखाबात का मसला, जो कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो खटाई में है, और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में सेनेट की खटाई में पड़ी नशिस्तों के मामले का कोई जिक्र नहीं है। क्या कहेंगे सर? मैं आपको अर्ज करूं, सबसे पहले तो बात यह है कि ज़हीम कादरी साहब ने इंतहाई इम्पोर्टेंट बात की है कि ये जो इस फैसले की इम्प्लीकेशंस हैं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू रिजर्व सीट, सेनेट का इलेक्शन हुआ, 3 सूबों में इलेक्शन हो गया, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, वहाँ KPK में नहीं हो सका, तो इस फैसले की इम्प्लीकेशंस जो हैं वो डेफिनेटली उस इलेक्शन से होगी। और यही बात है, ये जो पहले दिन से हम बात कर रहे हैं वो यही थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर सिस्टम की स्मूथ रनिंग पे, जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम के लिए काम करना चाहती हैं, तो दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड चाक आउट दी स्ट्रेटजी इंस्टेड कि अपने अपने घर बैठे अपनी अपनी अनाओं के तस्कीन के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचे और जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, तो ये बड़ी तकलीफ से बात है। दूसरी अब मैं बात अर्ज करूंगा, आईनी पोजीशन ये है कि जब एक डायरेक्टली 184(3) के कोई क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो, तो डायरेक्टली आप अपील की बजाय चले जाते हैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब हम 185 में आते हैं तो 185 अपील का हक देता है किसी भी शहरी को जो नीचे जो उसको हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ 185(2) में सर्टन प्रोविजन हैं, जिसमें पर्टिकुलरली जो 185(2)(f) है, वहां भी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा। उसके बाद ये सारी जो जुरिस्डिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट की है, 188 में आप देख लें उनका रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पैदा होता है, मौजूदा हालात में हम एक लीगल बात कर रहे हैं। लीगल बात ये है कि जब हम पॉपुलर डिसीजंस देते हैं तो उससे फिर अल्टीमेटली निज़ाम जो है वो खराब होता है, क्योंकि कल को ये नून लीग वाले आ जाएंगे मॉब लेके, जैसे 98 में इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोल दिया था, ये करके आ जाएंगे। ये इसी तरह PTI आज बड़ी पॉपुलर पार्टी है, मैं डेफिनेटली ये बात कहता हूँ क्योंकि मैं आम हालात में पब्लिक में रहता हूँ, तो अगर PTI मॉब लेके आ जाए तो उसके हक में फैसला। बात ये है कि मेरी नुक्ता नजर में बड़े डर के ये बात कह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंट्स टू म्यूटिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों में हमारे मोहतरम जज साहबान ने आईनी प्रोविजंस को म्यूटिलेट किया, और यही काम जब फौजी डिक्टेटर आते हैं तो वो अपनी मर्जी से करते हैं। अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन आप किसी आईनी प्रोविजन को रिडंडेंट कर दें, ये भी म्यूटिलेशन है। और मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि बात ये है कि फिर आपका और लोगों का क्या रह जाता है। ठीक है सर, ठीक है। मैं क्योंकि टाइम कम है, बहुत सही बात आपने कर दी। मैं ज़रा आता हूँ आपके हुमायूं मेमन साहब के पास। आपसे लीगल सवाल मैं नहीं करूँगा सर, जाहिर है आप बिल्कुल आपने सही बात कहा कि जितना आप डिफेंड कर सकते हैं करेंगे। लेकिन मुझे ये सर बताएं कि ये जो फैसले में कहा गया है कि PTI 15 दिन के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए, 80 में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं, बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफ दें। कुछ लोगों का ख्याल है सर कि इससे PTI को मुश्किलात होंगी और उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इसके ऊपर सर अपनी राय देंगे आप? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना होता तो बहुत पहले बन चुका होता।
जिस वक्त ये सारे आज़ाद की हैसियत से आए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर का पता नहीं चल रहा था, जिस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिस वक्त बड़े अर्ली थे और हर तरफ से एक बहुत सख्त वो क्या कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट का दबाव था, वहां से गवर्नमेंट दबाव डाल रही थी, हर तरफ से वो था, एक फैशिस्ट रजीम के लिहाज से सारी चीजें थी, उस वक्त वो टूट चुकी होती। इस वक्त जो लोग बैठे हुए इनमें से कोई टूटने वाला है नहीं, ये खड़े होंगे और इन्होंने देखा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो हर दिन के साथ स्ट्रांग होती जा रही है। देखिए बात ये हो जाती है कि बहुत सारे फैसले जब हम बात करते हैं तो जब हम आर्टिकल 187 की बात करते हैं वो कंप्लीट जस्टिस की बात करती है। जब हम कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं तो उसके अंदर सवाल उठता है कि भाई आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेस से बाहर क्यों किया गया, किस बेसिस पे किया गया, तो उसकी कोई बेसिस बनी नहीं। तो उन्होंने कहा जब रेस से बाहर नहीं किया तो उसूलन तो पूरी रेस दोबारा होनी चाहिए, उसूलन तो इस पूरे प्रोसेस को नल एंड वॉइड करके दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए। अनपॉपुलर डिसीजन होगा लेकिन सही डिसीजन होगा, क्योंकि ये सारा का सारा खेल जैसे खेला गया है, जैसे ये सेनेट के इलेक्शंस हुए, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, आपने जिस पार्टी ने एक सीट जीती है उस पार्टी को आप 7 सीटें दे रहे हो प्रोपोर्शनल के लिहाज से, ये कौन सा प्रोपोर्शन है? उस वक्त ना बून साहब को ना किसी और को याद आया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, उस वक्त हमें कुछ चीज याद नहीं आ रही थी। अच्छा, अब अगर जो करेक्ट करने के लिए प्रोसीजर हो रहा है तो ये याद रखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस प्रोसेस के अंदर एक सवाल उठाया था कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडिपेंडेंट कर दिया और अगर वो इंडिपेंडेंट ना होते तो फिर हम बगैर किसी मतलब बगैर बल्ले के निशान के हम किसी भी एक निशान के अंदर करते तो हम एज अ पार्टी लड़ते, हमें तो ये बड़ा नुकसान हुआ था। अगर हमें एक ही एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिहाज से हमें निशान दिया जाता और हम उस बैनर के अंदर लड़ते, हम उसके साथ लड़ते, हमें वो सारे कैंपेन करने की इजाजत होती, तो फिर आप देखते कि क्या होता। अच्छा, अब उस चीज को करेक्ट करने का तरीका एक ही हो सकता है मेरी नजर में कि ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें एक आदमी फाइल करता है अपने डॉक्यूमेंट, तो आप क्यों नहीं गए सर? आप अपने राइट के लिए पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ये केस लेकर क्यों नहीं गई सर? ये सुन्नी इत्तेहाद गई सर। सब कमल शो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर नहीं, उसको अक्सर वो नहीं शामिल थे ना, सुन्नी इत्तेहाद का केस उठाया है, वो गए थे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो जिसको 185 में फिर मैं टेक्निकलिटी पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या अब आप अगला इक़दाम आपका 47 और 45 वाले केस पे होगा? उसके बाद मैं ज़हीम कादरी की तरफ जाता हूँ। देखें डॉक्टर साहब मेरा सिंपल एक है, अगर देखें अगर फर्ज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीचे जब हाई कोर्ट में था, हम उसके अपील पे इधर आए हैं, फेयर एनफ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत ना होती इसमें एज अ पार्टी बनने की, तो फिर कमल शोजब के वकील को क्यों कौन कह रहा है सर इजाजत नहीं थी? हम तो कह रहे हैं कि आपको तो आना, आप पार्टी नहीं बने थे सर, आप पार्टी नहीं कहा था कि आप बन जाए पार्टी और हाँ नहीं बने थे। अच्छा ज़हीम, बिल्कुल आखिरी है, मैं जरा ज़हीम कादरी साहब से पूछ लेता हूँ। ज़हीम कादरी साहब, पीटीआई ने कहा है कि अब इसके बाद उनका अगला हदफ 47 और 45 की हुकूमत के ऊपर अटैक है, यानी वो चाहते हैं वो राइट जो उनका गस्ब किया गया था वो उनको मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर? अब जी देखिए, ये तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि किसी भी पटिशन में जाएं, और वैसे तो डॉक्टर साहब आप जानते हैं ना कि किस तरह फॉर्म 45 और 47 के तहत ये इलेक्शन हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि तारीख का सबसे जो है दागदार इलेक्शन था ये, जिसके फ़वाइद सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी को नहीं मिले बल्कि जिसके फ़वाइद PTI को भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो इन तमाम चीज़ों की तजदीद होनी चाहिए, इनको रेक्टिफाई होना चाहिए और दुरुस्तगी लाजिम है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि जिस तरह इस निज़ाम को गहना दिया गया है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से पिछले 20, 25, 30 बरस में, आज उस निज़ाम को जो है वो रिडंडेंट कर देना चाहिए और उसकी दुरुस्तगी के लिए तमाम तर वो कोशिशें करनी चाहिए जिससे ये सिस्टम ठीक हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ तो आज तक पिछले 75 बरस में, 1970 के बाद किसी ने भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुए, तो क्या ही बात हो कि आज ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
बैठ के एक ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट तश्कील दे दें जिससे आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप कौम के साथ ये बात कर सकें कि भाई ये है वो वजूहात जिनकी वजह से चीज़ें दुरुस्त नहीं थी। तो सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और पार्लियामेंट में इन पार्टियों की एंट्री भी ख़त्म हो जाएगी अगर कोड ऑफ कंडक्ट पे। हाँ बस बिल्कुल ठीक है, पर हो जाए तो देखें तो डॉक्टर साहब ये तो कोई तरीका कर रही है ना कि आप इस तरह के चोरी शुदा इलेक्शन के ज़रिए 18 हो 24 हो 13 हो आप हुकूमतें बनाते रहें और उसके बाद आप करें कुछ ना 4 साल अपनी इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और डिसऑनेस्टी का तमाम तर मुद्दा जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे डाल दें कि जी में काम करने नहीं दिया जाता। और भाई तुमने काम करने नहीं दिया जाता तो छोड़ दो, आप इक़्तिदार छोड़ते भी नहीं तो अदालतें भी तो सर इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देती हैं। अदालतें भी तो नजरिए जरूरत, इलीगल ऑर्डर्स, गैर कानूनी ऑर्डर्स, गैर कानूनी पॉपुलर ऑर्डर्स उसको एस्टेब्लिशमेंट में डाल देती हैं। नहीं, कल जो जुलूस निकाला पीटीआई ने, आपने देखा कि किस तरह बुरा भला कहा गया वहां पर जजों को है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये कौन सा तरीकाकार है? ये महज़ब मुआशरों में ये होता है? चले सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी स्टेज पे बात करेंगे क्योंकि बात यहाँ रुकेगी नहीं। ये फैसला पॉपुलर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, या ये जजेस का जो अदम तहफ़्फ़ुज़ था उसके लिए ये फैसला आया था? आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर मज़ीद। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।